Good morning, students, and welcome to online lecture of Sharadi More English School. So today I am going to teach you History 7 chapter. Okay, so till Khilafat movement we have completed. Okay, so today I am going to start from non-cooperation movement. Non-cooperation movement. The concept behind the non-cooperation movement was that the British government in India is dependent only on the cooperation of the Indian. Yes, obviously all we know. जब ब्रिटिश हमारी कंट्री के ऊपर रूल कर रहे थे तो वो किसके ऊपर टोटली डिपेंडेंट थे? दे आर डिपेंडिंग ऑन अस, वो हमारे पर टोटली डिपेंडेंट थे. So if the Indian adopted complete non-cooperation, then the British government will completely collapse. Obviously, अगर ब्रिटिश ये पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है, नॉन कॉपरेशन पॉलिसी अगर वो अडॉप्ट कर रही है ना, तो ये करने से क्या होगा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो टोटली कोलैप्स हो जाएंगी. मतलब जो हमारे पर वो रूल कर रही है तो वो फिनिश हो जाएंगे. विद दिस इंटेंशन ही इवोक द पीपल ऑफ इंडिया टू टेक पार्ट इन दिस मूवमेंट. इसकी वजह से यस मतलब ऑब्वियसली ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ आवर कंट्री एट दैट टाइम वांट फ्रीडम, है ना. तो इसी वजह से जितने जो भी पीपल्स है वो ये मूवमेंट के अंदर क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे. इन 1920 द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड एट नागपुर. यस, अब 1920 में क्या हुआ था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी फॉर्म हुई थी हमारी कंट्री में, तो इसका एक सेशन रखा गया था नागपुर में. द रिसोल्यूशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पुट फोर्थ बाय द चित्तरंजन दास वाज एक्सेप्टेड. अब यहाँ पर ये जो सेशन रखा गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नागपुर में, तो वहाँ पे एक रिसोल्यूशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये रखा गया था. ओके, तो किसके थ्रू रखा गया था ये? चित्तरंजन दास के इसको मतलब एक्सेप्ट किया था. मतलब उन्होंने ये जो रेसोल्यूशन रखा गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, ये सेक्शन में, इंडियन नेशनल सेक्शन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था नागपुर में, वहाँ पे जो रखा गया था रेसोल्यूशन, तो उसे किसने एक्सेप्ट किया था? चित्तरंजन दास ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था. ऑल रीच ऑफ द मूवमेंट वे आर गिवन इन द हैंड ऑफ महात्मा गांधी. अब यस, अब जितने भी रीजन, मतलब जो भी रीजन थे, जो भी स्टेट और जो भी सिटीज़ थे जो ये मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो वो सारे रीजन किसके अंडर चले गए थे? गांधी जी को हैंड ओवर कर दिए गए थे. मतलब वो जो रीजन थे उसको कौन देख रहा था? गांधी जी को देखने की परमिशन थी. मतलब वो सारा जो भी चीज़ें कर रहे थे वो मूवमेंट में, मतलब वो पर्टिकुलर एरिया में, है ना, जो जहाँ जहाँ ये हो रहा है, तो वो सब कौन देखता था? गांधी जी देखते थे. अकॉर्डिंग टू दिस रेजोल्यूशन अ प्रोग्राम वॉज फ्रेम. यस, अब ये रेजोल्यूशन के लिए देखो एक प्रोग्राम फ्रेम किया गया था, जिसमें जो इंडियंस थे, गांधी जी स्पेशली, उन्होंने क्या बोला था, और जो भी थे मतलब मूवमेंट में वो पीपल्स लोग ने क्या बोले थे, कि जितना भी गवर्नमेंट है, मतलब ऑब्वियसली ब्रिटिश हमारे पर रूल कर रही थी, तो गवर्नमेंट भी किसका चल रहा था? ब्रिटिश का चल रहा था. तो जो इंडियन पीपल्स है वो सब क्या चाहते थे, उन लोगों का बोलना क्या था, क्या जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिस है, कोर्ट्स है, फॉरेन गुड्स है, और गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस जितनी भी है, तो उसको सबको क्या कर देना चाहिए? बॉयकॉट कर देना चाहिए. ओके, मतलब उसका यूज़ ही नहीं करना चाहिए उसको. जैसे ऑफिस है तो वहाँ पे जाना नहीं है, कोर्ट्स है तो वहाँ पे जाना नहीं है, मतलब उसको टोटली बॉयकॉट कर देना चाहिए. ना प्रोग्रेस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. अब ये देखो क्या प्रोग्रेस हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का. ओके, on the background of non-cooperation movement, many eminent lawyers like Motilal Nehru, Chittaranjan Das, etc. boycotted the court by giving up their practice. ये सब देखो इसका प्रोग्रेस कितना अच्छा हुआ था कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रखा गया था, स्टार्ट हुआ था, तो जो भी जो लॉयर थे हमारी कंट्री के, लाइक जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और बहुत सारे जो लॉयर्स थे, तो वो लोगों ने भी क्या किया था? बॉयकॉट कर दिया था उनकी कोर्ट में जाना. मतलब उनकी जो प्रैक्टिस चल रही थी, है ना, जैसे लॉयर की प्रैक्टिस होती है, तो वो प्रैक्टिस जब चल रही थी उनकी, तो उन्होंने एट द टाइम भी जो मतलब कोर्ट में जाना बॉयकॉट कर दिया था. सो ड्यूरिंग दिस पीरियड विद द बॉयकॉट ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस द स्कीम ऑफ नेशनल एजुकेशन वाज रन. यस, अब देखो जो ब्रिटिश स्कूल्स थी, जो भी मतलब गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, है ना, जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे गवर्नमेंट के, तो वो सब बॉयकॉट कर दिए गए थे बाय इंडियन पीपल्स. सो वो टाइम पे क्या हुआ था, जो स्कीम स्टार्ट हुई थी, नेशनल एजुकेशन की स्कीम स्टार्ट की गई थी हमारी कंट्री में. मेनी नेशनल स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ वेर इस्टाब्लिश. यस, अब देखो ऑब्वियसली अगर हम लोग ने जब मतलब वहाँ पे पीपल्स ने क्या किया, सारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो जो चीज़ें थी उसको बॉयकॉट कर दिया था. और फिर वही टाइम पे क्या किया था, जो हमारे जैसे नॉर्मल पीपल्स थे उन लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? नेशनल एजुकेशन स्टार्ट किया था. अब जो नेशनल एजुकेशन था, तो उसमें क्या होता था, जैसे बहुत सारी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई थी. ओके,
There was boycott of coming election, boycott and bonfire of foreign clothes. Due to this, the import of foreign clothes decreased. यस, अब जैसे उन लोगों ने जैसे उन लोगों के ऑफिस में जाना बॉयकॉट कर दिया, फिर फॉरेन गुड्स और ऑफिसेज, कोर्ट्स, स्कूल, कॉलेजेस, ये सारी जैसी चीज़ें बॉयकॉट कर दी थी। तो वैसे ही क्या किया था उन्होंने, जो इलेक्शन आने वाले थे, मतलब वो टाइम पर जो इलेक्शन होने वाले थे कंट्री में हमारे, तो उसको भी बॉयकॉट कर दिया था। प्लस जो गुड्स आते थे, जो फॉरेन गुड्स आते थे हमारी कंट्री में, वो भी बॉयकॉट कर दिए गए थे। और ये सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ था, जो क्लोथ्स हमारी कंट्री में आ रहे थे बाहर से, वो ऑब्वियसली जब उसकी मार्केटिंग नहीं हो रही है हमारी कंट्री में, है ना, उसका डिमांड नहीं हो रहा है, तो वो बाहर से भी कम ही आ रही थी, तो उसका डिमांड बाहर क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था, इम्पोर्ट करने में उसका डिमांड डिक्रीज हो गया था। In 1921, during the visit of Prince of Wales, he was welcomed by organizing हड़ताल। यस, अब देखो जब 1921 में जो प्रिंस थे, प्रिंस ऑफ वेल्स, ये हमारी कंट्री में आए थे, तो उनका वेलकम कैसे किया था पीपल्स ने, हड़ताल के थ्रू उनका वेलकम किया था। हड़ताल में स्ट्राइक। लोनली रोड्स एंड क्लोज शॉप वेलकम द प्रिंस। यस, जो पूरे रोड थे, ऑब्वियसली स्ट्राइक आपने देखी होगी, हड़ताल होती तो कैसा होता है ना, पूरा एकदम साइलेंट होता है, सारी सॉरी जो रोड्स होते हैं उसके ऊपर व्हीकल्स रन नहीं करती है, जो शॉप्स होती है वो क्लोज्ड होती है। तो वैसे ही जब वो प्रिंस इंटर हुए थे हमारी कंट्री में, तो वो टाइम पे क्या हुआ था, जो रोड्स थे वो सारे क्या थे, लोनली थे, तब खाली थे, एम्प्टी थे, और जो शॉप्स थी वो सारी क्या कर रही थी, क्लोज थी। इस तरीके से वो प्रिंस का उन्होंने वेलकम किया था। The movement spread from the planter in Assam to rail workers in Bengal. अब ये जो मूवमेंट था, है ना, ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, तो ये कहाँ से स्प्रेड हो रहा था, मतलब जो प्लांटर्स थे असम के, वहाँ से लेकर जो रेल वर्कर्स है बंगाल के, वहाँ तक ये स्प्रेड हो गया था। टू ब्रिंग द मूवमेंट अंडर कंट्रोल, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर टू सप्रेशन मेजर। ऑब्वियसली अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, है ना। अब मतलब ये कैसा था, स्टार्टिंग पॉइंट थे कि जब ब्रिटिश के अगेंस्ट में इंडियन पीपल्स क्या कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे। तो अब मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में आ गया था कि नाउ इट्स अ टाइम टू टेक स्टेप। उन लोगों को भी समझ में आ गया था कि उनका भी कुछ स्टेप लेना चाहिए इनके मतलब हमारे अगेंस्ट में। In February 1922, the police opened fire on a peaceful procession at Chauri Chaura in Gorakhpur district of यूपी उत्तर प्रदेश। येट, तो अब देखो फरवरी 1922 में क्या हुआ था, जो पुलिस थे, पुलिस कांस्टेबल थे, तो उन लोगों ने ओपनली फायर किए थे। जो पीपल्स थे, चौरी चौरा गोरखपुर यूपी में जो प्लेस है चौरी चौरा है, ओके। तो वहाँ पर ऑब्वियसली एक कोई पर्टिकुलर एरिया होगा, मार्केट होगा, ऐसी कोई प्लेस होंगी। तो वहाँ पर सब पीसफुल वे में थे पीपल्स, लेकिन वहाँ पर फिर भी उन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करवाई, पुलिस से ओपन फायरिंग करवाई। The people were angry and set fire to the police station in which along with an officer. Yes. फिर ऑब्वियसली वो जो पीपल्स थे, तो वो क्या हो गए थे, दे गेट एंग्री, गुस्सा आ गया था उन लोगों को। फिर उन लोगों ने भी क्या किया था, पुलिस स्टेशन के ऊपर फायरिंग स्टार्ट की थी। अब वो फायरिंग में 1 ऑफिसर 22 पुलिसमैन killed. Okay, in that firing, 1 officer and 21 policemen were killed. Due to this incidents, गांधी जी was hurt. Obviously देखो गांधी जी कौन से वे पे चलते हैं, इन वायलेंस वे पे चलते हैं ना। और ये जो थे, और ये मतलब अभी ये जो हमारे जो पीपल्स कर रहे थे, हमारे कंट्री के जो पीपल्स कर रहे थे, वो वायलेंस कर रहे थे। तो इसके लिए ये इंसिडेंट से गांधी जी को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। एंड ऑन 12 फरवरी 1922 गांधी जी सस्पेंडेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यस, फिर देखो 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने क्या किया था, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको सस्पेंड कर दिया गया था, मतलब कुछ टाइम के लिए उसको स्टॉप कर दिया गया था। ओके, गांधी जी वॉज अरेस्टेड इन मार्च 1922 फॉर राइटिंग 3 एंटी-नेशनल आर्टिकल इन यंग इंडिया। यस, अब देखो इसके बाद क्या हुई है, 1922 फरवरी की बात है ना। अब 1922 मार्च में क्या हुआ था, गांधी जी को ब्रिटिश पुलिस ने अरेस्ट कर ली थी। और उन्होंने क्या किया था, गांधी जी ने, यस, गांधी जी हैड रिटर्न 3 एंटी नेशनल आर्टिकल्स। उन्होंने 3 एंटी नेशनल आर्टिकल्स राइट किए थे यंग इंडिया पर। तो इसी की वजह से उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या की थी, अरेस्ट कर ली थी मार्च 1922 में। स्पेशल कोर्ट वॉज सेट अप एट अहमदाबाद एंड गांधी जी वॉज सेंटेंस 6 years ऑफ इम्प्रीजमेंट। यस, अब उनके लिए, यस, सो गांधी जी के लिए वहाँ पे एक स्पेशल कोर्ट सेटअप की गई थी अहमदाबाद में,
एंड गांधी जी को 6 ईयर की वहाँ पे इम्प्रीजमेंट सजा दी गई थी। ओके, मतलब उनको जेल की ये सजा दी गई थी फॉर 6 ईयर्स। लेटर ऑन ग्रोथ ऑफ इल हेल्थ गांधी जी वॉज रिलीज फ्रॉम द जेल। यस, अब बाद में क्या हुआ था, लेकिन गांधी जी की तबीयत खराब हो गई थी, मीन्स वो इल हो गए थे। तो उन लोगों को उनको मतलब जेल से रिलीज कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था। गांधी जी along with non-cooperation movement took up a constructive program which mainly, अब देखो गांधी जी ने वहां से आने के बाद मतलब जेल से निकलने के बाद क्या किया, अ, गांधी जी along with नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो उन्होंने स्टार्ट किया था, तो उन्होंने उसके साथ क्या किया, टू पर कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम स्टार्ट किया था विच इंक्लूडेड स्प्रेड ऑफ स्वदेशी। अब देखो स्प्रेड ऑफ स्वदेशी, स्वदेशी आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें क्या होता था, जैसे हम लोग जो भी प्रोडक्ट हमारी कंट्री में मतलब प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो वो प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं। सो स्वदेशी एंड फिर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, prohibition of alcohol, removal of untouchability, popularized use of khadi, नेशनल एजुकेशन एक्सेट्रा। मतलब देखो ये सारे जो प्रोग्राम से वो स्टार्ट किए गए थे, किसके थ्रू, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पर, मतलब वो टाइम पर ये सारे उन लोग ने एक वो बनाए थे, जैसे यहाँ पर पहले बनाए थे ना लोग ने, प्रोग्राम्स बनाए थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, तो वैसे ही ये भी क्या बनाए उन लोग ने, प्रोग्राम्स बनाए थे, जिसमें क्या था, एक स्वदेशी था, स्प्रेड ऑफ स्वदेशी, सेकेंड था हिंदू मुस्लिम यूनिटी, आफ्टर दैट प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल में जो ड्रिंक जो शराब पीते ना, दैट, तो उसको प्रोहिबिट कर देना, उसको उसके ऊपर बैन लगा देना, उसको बंद कर देना। आफ्टर दैट रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी मीन्स जैसे हम लोग ने मतलब पहले ये अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा ही हमारी कंट्री में फॉलो किया जाता था, जैसे अगर कोई लो कास्ट से बिलोंग कर रहा है तो उसको कोई उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, उसको कोई टच नहीं करता, अगर बाई मिस्टेक उसने किसी को टच कर दिया तो मतलब बहुत बड़ा पाप जैसा हो जाता था, उसके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था। इवन इन लोगों के लिए जो लो कास्ट लो कैटेगरी के जो पीपल्स होते थे, उन लोगों के लिए एक अलग एरिया फॉर्म की जाती थी, और वहीं पे वही एरिया में वो रहते थे, उनका सब कुछ वहीं पर होता था। वो जो दूसरे जो नॉर्मल पीपल्स होते थे मतलब, तो उनके एरिया में आ भी नहीं सकते थे ऐसा। तो इसको रिमूव करना, फिर पॉपुलराइज यूज ऑफ खाड़ी, खाड़ी का यूज़ करना, देन नेशनल एजुकेशन। ओके, ड्यू टू दिस कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम द नेशनल मूवमेंट बिकम मोर कम्प्रिहेंसिव इन रूरल एरियाज। अब ये सारे प्रोग्राम्स की वजह से जो नेशनल मूवमेंट है ना, वो क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो गया। कहाँ पर, जो रूरल एरियाज थे, रूरल मीन्स विलेज एरिया, विलेज वाले जो एरियाज थे तो वो वहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो गया था। ओके, ना स्वराज्य पार्टी, the member of Indian National Congress such as Chittaranjan Das, Motilal Nehru put up the idea of contesting election and obstructing the work of the British government. यस, अब देखो स्वराज पार्टी, अब ये एक पार्टी फॉर्म हुई है, जैसे पहले हुई थी नेशनल कांग्रेस पार्टी ना, तो वैसे ये स्वराज पार्टी है। तो इसमें क्या है, देखो द मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सच एस, अब जो मेंबर्स है कहाँ के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर्स है, लाइक चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, है ना, तो पुट अप द आइडिया ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन, उन लोगों के माइंड में क्या आइडिया आई, इलेक्शन कंटेस्ट करने की। ओके, एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग द वर्क ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, और जो वर्क हो रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट का उसके ऊपर ऑब्स्ट्रक्ट करने की, ये आइडिया उनके माइंड में आई थी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के माइंड में आई थी। ओके, इन 1922 द स्वराज पार्टी वॉज एस्टैब्लिश। यस, तो इसके बाद मतलब ये जो इलेक्शन हेल्ड हुआ था उसके बाद फिर 1922 में क्या हुआ था, जो स्वराज पार्टी है वो इस्टेब्लिश हुई थी। And in 1923, many members of Swaraj Party were elected in the Central Legislative Assembly and Provincial Legislative Council. Yes, फिर 1923 में जो बहुत सारे मेंबर्स है स्वराज पार्टी का, तो वो कहाँ इलेक्ट हुए थे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में हुए थे एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में हुए थे। ओके, मतलब जो मेंबर्स है स्वराज पार्टी के वो कहाँ कहाँ पर हुए थे, मतलब देखो फर्स्टली वो कहाँ पर थे, लेजिस्लेटिव सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में थे, है ना, यहाँ पे वो इलेक्ट हुए थे। फिर उसके बाद प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ओके, मेनली इंक्लूडिंग मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, लाला लजपत राय एंड एनसी केलकर। यस, मतलब अब देखो जो मेंबर्स हुए थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में,
और प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो कौन थे वो? मोतीलाल नेहरू थे, ओके, मदन मोहन, मालवीय, लाला लाजपत राय, ये 4 पर्सन थे। एंड दिस वन NC केलकर, ओके। नाउ व्हेन द पॉलिटिकल मूवमेंट इन द कंट्री calmed down, then the fight in the legislative assembly was strengthened by the political party. Yes, अब देखो जैसे ही पॉलिटिकल मूवमेंट हमारी कंट्री में क्या हो गया, कम डाउन हो गया, राइट। तो वही टाइम पे क्या हुआ था, फाइटिंग स्टार्ट हो गई थी। कहाँ पर? जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, है ना, तो वहां पर। दे severely oppose the unjust policies of ब्रिटिश। यस, अब ये जो हुई थी फाइटिंग, है ना, तो ये स्वराज पार्टी के थ्रू साथ हुई थी। तो इन लोगों का क्या कहना था, ये किस चीज़ के अपोज में थे? जो अनजस्टिस पॉलिसीज है ब्रिटिश की, इसके अगेंस्ट में थे ये लोग। They demanded they demanded that responsible government should be given to India in future. Yes, उन लोगों का डिमांड क्या था, मतलब जो एक तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना चाहिए हमारी कंट्री में। तो ऑब्वियसली अगर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रहेंगी तो ये हमारी कंट्री का फ्यूचर कैसा होगा, ब्राइट होगा। ओके, सो दे डिमांडेड दैट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट शुड बी गिवन टू इंडियन इन फ्यूचर। मतलब वो डिमांड करते थे कि इन फ्यूचर में इंडिया को कैसा गवर्नमेंट मिले, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिले। They made a resolution to be passed in the Legislative Assembly for the release of political leader from prison. Yes, so they made a resolution. उन लोगों ने क्या बनाया है, एक रिसोल्यूशन पास किया। कहाँ पर? लेजिस्लेटिव असेंबली में, ओके। और उसमें उन्होंने किसको रिलीज किया, किसको छोड़ा? जो पॉलिटिकल लीडर्स जो प्रिजन थे, मतलब जो कैदी थे, जो जेल में थे, तो उन लोगों को रिलीज किया गया था। टू कॉल फॉर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और किस लिए? फॉर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एंड द गवर्नमेंट रिजेक्टेड मोस्ट ऑफ द रेजोल्यूशन। अब उनके जो और भी दूसरे दूसरे रेजोल्यूशन था थे, लेकिन जो गवर्नमेंट थी तो उन्होंने क्या किया था, उनके जो रेजोल्यूशन थे वो, मतलब बहुत सारे जो रेजोल्यूशन थे उसको रिजेक्ट कर दिया था। ओके, नाउ सैमन कमीशन, द रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय द मॉन्टेक Chelmsford Act in 1919 were unsatisfactory. Yes, अब जो रिफॉर्म्स था, द रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय मॉन्टेक, मतलब जो मॉन्टेक चैम्सफॉर्ड है ना, ये जो एक्ट थी 1919 में, तो इन्होंने, मतलब ये रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ था, किसके थ्रू रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ था? मॉन्टेक के थ्रू। तो ये एक्ट के थ्रू वो क्या हो गए थे, अनसेटिस्फैक्टरी थे, ओके। Hence, there was discontent among the Indian people. ये और इसकी वजह से क्या हुआ था, इंडियन पीपल्स में डिसकंटेंट आ गया था। सो ऑन दिस बैकग्राउंड द ब्रिटिश अपॉइंटेड अ कमीशन। अब यही सारी चीज़ों को देखते हुए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, क्या की थी, अपॉइंट की थी, एक कमीशन को उन्होंने अपॉइंट किया था। और किसकी लीडरशिप में? अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन सैमन, मतलब सर जॉन सैमन के चेयरमैनशिप के टाइम पे उन्होंने क्या अपॉइंट किया था, एक कमीशन को अपॉइंट किया था। इन दिस कमीशन नन ऑफ द इंडियन मेंबर वाज इंक्लूडेड। यस, अब देखो ये जो कमीशन थी, तो इसमें ये जो कमीशन उन लोगों ने ऑर्गेनाइज की थी, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, है ना, ऑर्गेनाइज की थी, तो इसके अंदर उन्होंने क्या किया था, नन ऑफ द इंडियन मेंबर, मतलब जितने भी जैसे पॉलिटिक्स में जितने भी इंडियन मेंबर्स थे, तो उनमें से किसी को भी ये कमीशन में इनवाइट नहीं किया गया था। Hence the Congress decided to boycott the commission. इसकी वजह से कांग्रेस भी क्या हो गई, बहुत ज़्यादा एंग्री हो गई थी। उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि वो उनकी जो कमीशन है, ब्रिटिश का जो कमीशन है जो उन्होंने स्टार्ट किया है ना, तो वो उसको बॉयकॉट कर देंगे। In 1928, the commission arrived in India. Wherever in travel, the people made demonstration against them by shouting the slogan like Simon go back. यस, फिर देखो 1928 में क्या हुआ था, जो कमीशन अराइव हुआ था, है ना, इंडिया में, मतलब जो कमीशन बैठा यहाँ पे, देखो मैंने आपको बताई सर जॉन सैमन के चेयरमैनशिप के टाइम पे ये कमीशन स्टार्ट हुआ था, है ना। तो लेकिन जब इंडियन पीपल को इसमें इनवाइट नहीं किया गया था, उनको बुलाया नहीं गया था, है ना, मतलब ये कमीशन में कोई नहीं था इंडियन पीपल।
तो इसकी वजह से उन लोगों ने क्या डिसाइड किया था, जो स्पेशली जो कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने डिसाइड किया था कि हम लोग बॉयकॉट कर देंगे ये कमीशन को। फिर 1928 में क्या हुआ था, कमीशन अराइव इन इंडिया, मतलब 1928 में फिर भी ये कमीशन हमारी कंट्री में अराइव हो गया था। और वेर एवर इट ट्रैवल द पीपल मेड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट, यस। अब जब भी देखो जब भी ये ट्रैवल होता था, है ना, तो क्या करते थे उन लोग, जो पीपल्स होते थे आसपास, वो क्या बोलते थे, वो शाउटिंग करने लग जाते थे, शाउट करने लग जाते थे। उनका जो स्लोगन था, लाइक साइमन गो बैक, ये उन लोग शाउट करने लग जाते थे, मतलब। देयर वॉज लाठी चार्ज ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर। अब ये सब जो ये डेमोन्स्ट्रेटर हैं, तो इन लोगों के ऊपर जब ये नारे लगाते थे, स्लोगन लगाते थे साइमन गो बैक, तो वो टाइम पे जो पुलिस कांस्टेबल थे इनके ऊपर क्या करती थी, लाठी चार्ज करती थी। एट लाहौर लाला लाजपत राय वॉज लीडिंग द डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द साइमन कमीशन। यस, अब ये जो कमीशन स्टार्ट किया था साइमन ने, तो उसका नेम क्या रख दिया गया था, साइमन कमीशन। तो वो टाइम पे क्या हुआ था, लाहौर में जो लाला लाजपत राय है, जो कि लीड पे थे, सबसे आगे थे ये डेमोन्स्ट्रेशन में, है ना। तो और ऑब्वियसली डेमोन्स्ट्रेशन किसके लिए कर रहे थे, वो किसके अगेंस्ट में कर रहे थे, सैमन ने जो कमीशन स्टार्ट किया था उसके अगेंस्ट में कर रहे थे ना। सो द पुलिस लाठी चार्ज द डेमोन्स्ट्रेटर। यस, तो फिर पुलिस ने यहाँ पर भी क्या किया, जो डेमोन्स्ट्रेटर थे, है ना, अब जैसे यहाँ पे कौन थे, हमारे लाला लाजपत राय थे, मेन थे, है ना, लीड पर थे, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई थी। साउंदर अ पुलिस ऑफिसर अटैक लालाजी विद अ लाठी। यस, अब देखो जो पर्सन है लाला लाजपत राय के ऊपर सबसे पहले लाठी उठाई थी, तो वो कौन था, साउंडर। ओके, एक पुलिस ऑफिसर था जिसने लाठी से सबसे पहले अटैक किया था लाला लाजपत राय पर। आफ्टर द अटैक इन अ protest meeting, Lalaji said, "Every blow on my body will prove a nail in the coffin of the British Empire." यस, तो फिर उन्होंने क्या बोला, देखो लाला जी ने क्या बोला, एवरी ब्लो, उनकी मतलब बॉडी के ऊपर जितने भी ब्लो हो रहे हैं, तो वो क्या प्रूव कर रहे हैं, अ नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ओके, सो विद इन फ्यू डेज ऑफ द अटैक लाला जी डाइड, मतलब उनके ऊपर जब लाठीचार्ज की गई थी तो उसके आफ्टर में कोई मतलब आफ्टर सम डेज वो क्या हो गए थे, डाइड हो गए थे। दिस इज अ पिक्चर ऑफ लाला लाजपत राय। ओके, एंड दिस इज द सैमन गो बैक, जो डेमोन्स्ट्रेटर्स है देखो सारे, उन लोगों के हाथ में आपको फ्लैग दिख रहा है, उसके ऊपर लिखा है नाउ नेहरू रिपोर्ट। Birkenhead, Secretary of the State of India, criticized that the Indian leader cannot draft a unanimously accepted constitution. This challenge was accepted and an all-party committee was formed. Pandit Motilal Nehru was the chairman of this committee. ये सब जो बेनकेन हेड जो है, बेनकेन हेड क्या है, वो सेक्रेटरी थे स्टेट के, हमारी कंट्री का जो स्टेट था उसके सेक्रेटरी थे। तो उन्होंने क्या क्रिटिसाइज किया था, क्रिटिसाइज दैट द इंडियन लीडर, जो इंडियन लीडर थे, तो कैन नॉट ड्राफ्ट अ अनएनिमियसली एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, मतलब उन लोगों को जो भी, यस, सो जो नेहरू रिपीट में देखो क्या था, बेरकिन हेड जो थे सेक्रेटरी थी हमारी कंट्री के, राइट। तो उन्होंने क्या क्रिटिसाइज किया था, जो इंडियन लीडर्स है ना, तो कैन नॉट ड्राफ्ट अनएनिमियसली, अनएनिमियसली मतलब जैसे विदाउट अपोजिशन, हम लोग कोई पार्टी को मतलब जीत जा रहे हैं ना, एक्सेप्ट कर ले रहे, देखो यहाँ पे एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सो दिस चैलेंज इट वॉज एक्सेप्टेड एंड ऑल पार्टी कमिटी। अब देखो ये जो क्या था, एक चैलेंज था किसके लिए, जितनी भी पार्टीज थी वो का टाइम में हमारी कंट्री में, तो ये वो सारी पार्टीज के लिए क्या था, एक चैलेंज था। और पार्टी ने क्या किया, ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया था। और फिर उसके बाद ऑल पार्टी कमेटी वाज फॉर्म, फिर ऑल पार्टी कमेटी जो है वो फॉर्म की गई थी। और पंडित मोतीलाल नेहरू जो थे वो उसके चेयरमैन बने थे। ओके, ऑल पार्टी कमेटी to establish self-government in the colonies of India, implement a dual franchise system, linguistic division of province such as proposal were put up in this report. This report was known as Nehru report. Yes, अब देखो, अब खुद का गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने के लिए कहाँ पर, जो इंडियन कॉलोनीज थी वहाँ पर, और उसको इम्प्लीमेंट अडल्ट फ्रेंसिस सिस्टम में लाने के लिए फिर
लिंग्विस्टिक डिवीजन को, मतलब जैसे प्रोविंस, मतलब जो जैसे किंगडम्स होते, तो उसको लिंग्विस्टिक डिवीजन के हिसाब से डिवाइड करने के लिए, या फिर जो प्रपोजल थे उन लोगों को सब एक साथ एक रिपोर्ट में लाने के लिए जो रिपोर्ट रेडी की गई थी, तो वो रिपोर्ट को क्या बोला जाता था? नेहरू रिपोर्ट बोला जाता था। ओके, सो बाय द एंड ऑफ 1929 एन इंडिकेशन वाज गिवन दैट इफ द नेहरू रिपोर्ट इज नॉट एक्सेप्टेड, फिर 1929 में क्या हुआ था, ये बोला गया था कि अगर नेहरू रिपोर्ट वो एक्सेप्ट नहीं की जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू, देन द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट विल बी स्टार्टेड। यस, अगर नेहरू रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं की जा रही है तो फिर वहाँ के जो पीपल है, हमारी कंट्री के जो पीपल थे, तो वो क्या स्टार्ट करेंगे? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। ओके, on this background, in December 1929, the Lahore session presided by Pandit Jawaharlal Nehru became memorable in history. Yes, फिर इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक सेशन रखा था, कहाँ पर? लाहौर में। ओके, तो 19 दिसंबर 1929 में ये सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने एक सेशन रखा था लाहौर में। ओके, एंड that became memorable in our history. नाउ डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। ओके, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मतलब डिमांड कैसे की थी पूर्ण स्वराज की? स्वराज में इंडिपेंडेंस, राइट? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ डोमिनेंट स्टेट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू मेनी यंग मेंबर। यस, अब देखो जो ऑब्जेक्टिव्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, है ना, कहाँ पर? हमारे स्टेटस को लेके, हमारा जो डोमिनियन स्टेटस है उसे लेकर, तो जो यंग मेंबर्स थे उन लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। यंग लीडर लाइक पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस वे डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये लोगों का क्या डिमांड था? पंडित नेहरू का और सुभाष चंद्र बोस का। उन लोग क्या, किस चीज़ का डिमांड कर रहे थे वो टाइम पर? कंप्लीट इंडिपेंडेंस मीन्स पूर्ण स्वराज की उन लोग डिमांड कर रहे थे। ओके, so due to the influence of this young group in the Lahore session of the Indian National Congress, resolution of attainment of complete independence was passed. Yes, फिर देखो ये जब ये बात पता चली, मतलब ये जो यंगस्टर्स थे लाइक पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने जो डिमांड की थी पूर्ण स्वराज की, राइट, तो उसके बाद क्या हुआ था, ये सारी इन्फ्लूज की वजह से जो यंग ग्रुप था लाहौर में, हाँ, लाहौर सेशन में उन लोगों ने क्या किया था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन रखा गया था, तो उन्होंने क्या किया था, रिसोल्यूशन ऑफ अटेंडेंट ऑफ, मतलब उन्होंने जो भी उनकी बात थी, मतलब जो डिमांड थी कि फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, तो वो पास कर दिया गया था। थ्रू दिस रिसोल्यूशन इंडियन नेशनल कांग्रेस गेव अप द ऑब्जेक्टिव ऑफ डोमिनियन स्टेटस। यस, अब ये रिसोल्यूशन की वजह से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्होंने क्या किया था, गिव अप कर दिया था जो जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, किस चीज़ को लेकर? डोमिनेंट स्टेटस को लेकर, उसको उन्होंने क्या कर दिया था, गिव अप कर दिया था, छोड़ दिया था। सो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल मूवमेंट वाज कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। यस, फिर यहाँ से क्या हुआ था, जो ऑब्जेक्टिव थे हमारे नेशनल मूवमेंट के वो कंप्लीट हो गए थे। देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल मूवमेंट वाज कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पे हम लोगों को इंडिपेंडेंस नहीं मिला है, लेकिन देखो नेशनल मूवमेंट वाज कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ऑन 31st December 1929 Pandit Nehru unfurled the tri-flag and resolution were passed in which 26 January was declared to be celebrated as Indian Independence Day. यस, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ था, मतलब यहाँ पे हम लोगों को, मतलब जो हम लोग ने डिमांड रखे थे, जो यंगस्टर्स ने डिमांड रखे थे, पंडित नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने जो डिमांड रखे थे, किस चीज़ की? पूर्ण स्वराज के। तो डिमांड को जब कंप्लीट कर दिया गया था, है ना, तो उसके बाद क्या किया था, मतलब कौन सा ऑब्जेक्टिव के ऊपर? जो नेशनल मूवमेंट के जो ऑब्जेक्टिव थे उसके ऊपर से। तो 31 दिसंबर 1929 को पंडित नेहरू ने अनफ्लर, मतलब उन्होंने जो अनफ्लर किया था, क्या, जो हमारा फ्लैग है उसको, ओके, और रिजोल्यूशन पास किया गया था कि 26 जनवरी से हम क्या डिक्लेयर किया गया था, हम लोग क्या सेलिब्रेट करेंगे? हम लोग का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। ओके, ऑन 26 जनवरी 1930 people all over the country took pledge for carrying out the freedom movement. Yes, अब देखो फिर
सॉरी 26 जनवरी 1930 में 30 को क्या हुआ था, जो पीपल थे हमारी कंट्री के ऑल ओवर द कंट्री, मीन्स ऑल द पीपल ऑफ आवर कंट्री, उन लोगों ने क्या ली थी, प्लेज ली थी। क्या किस चीज़ की प्लेज ली थी? फॉर कैरिंग आउट द फ्रीडम मूवमेंट, मतलब जो फ्रीडम मूवमेंट है उसको कैरी आउट करेंगे विथ नॉन वायलेंट मीन्स फॉर अटेंडिंग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, मतलब नॉन वायलेंस मीन्स इसको अटेंड किया जाएगा। ओके, एवरीवेयर इन द कंट्री द एटमॉस्फेयर वाज चार्ज विथ अ न्यू स्प्रिट। यस, ऑब्वियसली हम ये सब चीज़ों के बाद हमारी कंट्री में क्या हुआ था, एक अलग तरीके का एटमॉस्फेयर चार्ज हो गया था, मतलब स्प्रेड हो गया था। एवरीवेयर इन द कंट्री द एटमॉस्फेयर वाज चार्ज विद अ न्यू स्पिरिट, मतलब एक हम लोगों को एक न्यू रे दिखाई गई थी, एक न्यू स्पिरिट दिखाई दी गई थी हमारे इंडिपेंडेंस की, ये सब चीज़ें होने के बाद।